केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। भारत सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की है, जिसमें कुल 131 व्यक्तित्वों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। इन प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसी प्रकार क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है, जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसके अलावा वरिष्ठ राजनेता शिबू सोरेन और प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक सहित कई अन्य महान हस्तियों को पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस साल पद्म पुरस्कारों की सूची में विभिन्न क्षेत्रों से कला, खेल, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक जीवन में असाधारण योगदान देने वाले विद्वान, कलाकार और समाजसेवी शामिल हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में देश के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों और सेवा मेडल्स की घोषणा करते हुए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर ऐतिहासिक मिशन के दौरान देश के लिए उत्कृष्ट सेवाओं और साहस के लिए प्राप्त किया। इसके अलावा 3 सेना अध्यक्षों को कीर्ति चक्र और 13 बहादुर कर्मियों को शौर्य चक्र पुरस्कारों के लिए चुना गया है, जो विभिन्न वीरता और साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित होंगे। इसी घोषणा में पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े कुल 982 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा मेडल पाने की सूचना भी जारी की गई, जिससे इन वीर कर्मचारियों की सेवा एवं समर्पण को राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देश की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो न केवल खेल की दुनिया में बल्कि पूरे समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और क्षमता का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने यह भी उल्लेख किया कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में पारंपरिक बाधाओं को तोड़ते हुए कृषि, अंतरिक्ष, खेल और स्थानीय शासन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है और इसके लिए महिलाओं की सक्रिय और सशक्त भागीदारी एक मजबूत आधार है। राष्ट्रपति का यह संबोधन विकसित भारत की दिशा में सामाजिक समावेशन और आर्थिक प्रगति को बल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें एपिसोड में इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और मतदाता को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए युवाओं से इसे उत्सव की तरह मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब कोई युवा पहली बार वोटर बने तो मोहल्ला, गांव या शहर मिलकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटें, जिससे मतदान के प्रति जागरूकता और गर्व का भाव बढ़े। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते स्टार्टअप परिदृश्य पर भी बात करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें युवा उद्यमी AI, स्पेस, सेमीकंडक्टर और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भाषा शहीद दिवस पर अपने ताज़ा बयान में कहा है कि तब, अब और हमेशा के लिए तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं है और यह फैसला उनकी राज्य की भाषा और पहचान के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने हिंदी को थोपे जाने के खिलाफ पिछले दशकों में एकजुट होकर संघर्ष किया है और इसी संघर्ष में कई भाषा शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान भी दिया है। स्टालिन ने यह पुष्टि की कि वे हिंदी थोपने का विरोध हमेशा करेंगे और तमिल भाषा के प्रति उनका प्रेम कभी नहीं मरेगा। इस पर जोर दिया कि तमिल अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की कोशिश करेगा और यह प्रतिबद्धता इसी आंदोलन की निरंतरता है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे अब पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और रणनीतिक निर्णयों की जिम्मेदारी उनके हाथ में होगी। इस नियुक्ति का ऐलान पटना में हुआ और इसे नए युग की शुरुआत के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी रही। हालांकि इस फैसले पर पार्टी के भीतर मतभेद भी दिखे हैं। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी को कठपुतली बने शहजादे करार दिया और आलोचना की, कहकर कि उसे ताजपोशी की बधाई घुसपैठियों और चापलूसों को दी जानी चाहिए, जिससे राजद के अंदरूनी विवाद उजागर हुए हैं।
गुरुद्वारा श्री गोल्डन टेम्पल अमृतसर के पवित्र सरोवर में कुल्ला यानी मुंह धोते हुए एक वायरल वीडियो को देखते हुए मामला गंभीर रूप ले लिया है। वायरल क्लिप में दिखाया गया कि युवक ने सरोवर के पानी का उपयोग करते हुए कुल्ला किया और उसे रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसके बाद कुछ निहंग सिखों ने उसे घेर कर उसकी पिटाई का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसे थप्पड़ लगते दिखाई दिया और बाद में वह माफी मांगता दिखा। पुलिस ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से उस युवक को हिरासत में ले लिया है और अब अमृतसर पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाने की तैयारी कर रही है। मामला शांति भंग और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों के तहत दर्ज किया गया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वीडियो किस इरादे से बनाया गया था। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टली, जो कई दशकों तक बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो चीफ के रूप में काम कर चुके थे, 90 वर्ष की आयु में 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ले गए। उन्होंने भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति को गहराई से समझते हुए विश्व भर के दर्शकों तक संवेदनशील और सटीक रिपोर्टिंग पहुंचाई और भिंडरावाले से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को भी कवर किया। टली ने 22 वर्षों तक बीबीसी दिल्ली का नेतृत्व किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। साथ ही कई चर्चित पुस्तकें भी लिखीं। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और उनका यह निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक बड़ा क्षति है। उड़िया संगीत जगत को भारी दुख पहुंचा है, क्योंकि प्रसिद्ध उड़िया संगीतकार और गायक अभिजीत मजूमदार का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और भुवनेश्वर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में इलाज के दौरान 25 जनवरी 2026 को कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। मजूमदार ने अपने 3 दशक से अधिक के करियर में 700 से अधिक गानों को संगीतमय स्वर दिया और उड़िया फिल्म एवं संगीत इंडस्ट्री बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, जिससे उनके प्रशंसकों और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उनके जाने से उड़िया संगीत की दुनिया एक नए युग के सितारे को खो बैठी है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान को उनके लाइव कॉन्सर्ट को लेकर नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उनके लोकप्रिय गीत बीड़ी जलाई ले समेत कुछ गानों को लेकर चिंताएं उठी हैं। यह कदम दक्षिण गोवा जिला बाल संरक्षण इकाई यानी चाइल्ड राइट्स कमीशन ने चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर पंडित राव धरेनवर की शिकायत के बाद लिया, जिसमें कहा गया कि ऐसे गीत तंबाकू, धूम्रपान और शराब के उपयोग को महिमामंडित करते हैं और बच्चों और किशोरों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस आधार पर सुनिधि को निर्देश दिया गया है कि अपने 25 जनवरी 2026 के गोवा के दी अल्टीमेट सुनिधि लाइव कॉन्सर्ट में बीड़ी जलाई ले और इसी तरह के गाने न गाएं और न ही बजाएं, खासकर क्योंकि कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम उम्र के दर्शक मौजूद हो सकते हैं। नोटिस में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का हवाला देते हुए कहा गया कि बच्चों के हित में ऐसी सावधानियां आवश्यक हैं। पर्थ स्कॉर्चर्स ने बीबीएल 2025-26 के फाइनल मैच में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। फाइनल में सिक्सर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए, जिसमें किसी भी बल्लेबाज ने बड़ा स्कोर नहीं किया और पर्थ के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर डेविड पेन और झाई रिचर्डसन ने 3-3 विकेट लिए, जिससे सिक्सर्स को सिर्फ 132 पर ऑल आउट किया गया। इस जीत के साथ पर्थ स्कॉर्चर्स बीबीएल की सबसे सफल टीमों में से एक बन गई है, जिसने कुल 6 खिताब अपने नाम किए हैं। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप बी के मुकाबले में 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को भारी 217 रनों से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की। मैच के अंतिम दिन एमपी ने अपनी दूसरी पारी 229 रन पर 8 घोषित कर कर्नाटक को 362 रन का लक्ष्य दिया, जिस पर कर्नाटक की पूरी टीम 144 रन पर ऑल आउट हो गई। एमपी के लिए स्पिनरों सारांश जैन 3/37 और सागर सोलंकी 3/20 ने समान रूप से 3-3 विकेट लेकर खेल को अपने नाम किया और उन्हें टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने पर प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला। कर्नाटक के केवी लाभार्थी अनीश ने संघर्ष करते हुए कुछ रनों की पारी खेली, लेकिन टीम कुल मिलाकर एमपी के पलड़े भारी साबित हुई। इससे पहले ग्रुप ए में विदर्भ के मौजूदा चैंपियन होने के बावजूद उन्हें आंध्र प्रदेश की टीम से हार का सामना करना पड़ा, जहां आंध्र ने 8 विकेट से जीत हासिल कर तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर अपना तीसरा मुकाबला लगातार जीत लिया है। इस शानदार जीत में कप्तान आयुष मेहत्रे ने तेज और प्रभावशाली बल्लेबाजी करते हुए 53 रन की 50 लगाई और टीम को लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ाया। गेंदबाजी में आरएस अंबरीश ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 4 विकेट झटककर किवी टीम को सिर्फ 135 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने डकवर्थ लुइस विधि के तहत निर्धारित लक्ष्य को 130
10/3 रनों से मात्र 13.3 ओवर में हासिल कर ग्रुप बी में अपनी सुपर 6 राउंड में जगह भी पक्की कर ली। इस जीत के साथ भारतीय अंडर-19 टीम ने अपनी अप्रतिम फॉर्म बनाए रखी है। और अब मौसम। भारत के सभी राज्यों में मौसम का पूर्वानुमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रभावित रहेगा, जहां उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा, बर्फबारी, घना कोहरा, शीतल धरा और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोहरा छाए रहने से दृश्यता कम हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 27 से 28 जनवरी तक हल्की से मध्यम वर्षा, ओलावृष्टि और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं संभव हैं। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।